हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी का सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आप 12th में हो तो भी ये वीडियो आप लोग देख सकते हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे फर्स्ट लेक्चर है गाइस आज का हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं जनन तंत्र। तो यहाँ पर हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में आज देखने वाले हैं, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं विद डायग्राम के साथ। में यहाँ पे जितने भी ऑर्गन है वो सब के बारे में हम लोग पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में आप लोग नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट्स बहुत ही इजी तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं। ये है हमारा लायन बैच। इस बैच के वीडियो पूरी तरीके से फ्री है, बिल्कुल अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे करके भी रखा हुआ है, वहां पर भी जाकर के इस चैप्टर के सारे वीडियो आप लोग लाइन से देख सकते हो। इसके अलावा अभी तक हमारा हार्ट एंड ब्लड एंड इंडोक्राइन सिस्टम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत सारे सिस्टम कंप्लीट हो चुके हैं। सारे वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। या फिर कोई भी टॉपिक, बायो के कोई भी टॉपिक आपको नहीं मिलते हैं तो लायन बैच के नाम से अगर आप सर्च करोगे ना, तो सारे टॉपिक आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जिसका नाम है नर जनन तंत्र, जिसे हम लोग कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिल करके बना होता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन है। मैं एक बार आप लोगों को नाम बता देती हूँ, देन उसके बाद हम लोग एक एक चीज को यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, उसका नाम है टेस्टिकल। टेस्टिस, यहाँ पे देखिए ये टेस्टिस संख्या में 2 होते हैं ना, 2 पेयर में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, जिसको हम लोग हिंदी में वृषण कहते हैं। आगे से मैं आप लोगों को इसको एक एक को डिटेल में बताऊंगा, इसमें हिंदी नेम भी इसका बता दूंगा, सो डोंट वरी, है ना। यहाँ पे पाया जाता है पेनिस। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो वो आपका कहलाता है पेनिस, और पेनिस के अंदर ही एक नली होती है जिसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा, जहां से यूरिन आउट होता है। टेस्टिस से ही लगा होता है इपिडिडिमाइस, और वाल डिफरेंस भी होता है ब्लैडर, कोलोन, सेमिनल, वेजिकल, प्रोस्टेट। तो ये सारे ऑर्गन मिल करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं ना। तो एक एक का हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे, बट इससे पहले बता दूं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, उसको मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। इनके काम के आधार पर, इनके वर्क के आधार पर 2 ग्रुप में मेनली डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला है आपका प्राथमिक जननांग, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी जेनाइटल ऑर्गन। सेकंड नंबर में आता है आपका द्वितीयक जननांग, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी जेनाइटल ऑर्गन। मेनली अगर हम लोग देखा जाए तो जो मेल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? सबसे पहला कार्य तो ये होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का निर्माण इसी टेस्टिस के अंदर में होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो टेस्टिकल वृषण जिसको हम लोग कहते हैं, उसी टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेकंड नंबर का होता है सेक्स हार्मोन्स का सीक्रेशन, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन हो गया, चाहे हम लोग स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, ये सारे फॉर्मेशन इन्हीं जनन तंत्र के द्वारा किया जाता है। तो इसको उनके फंक्शन के आधार पर 2 ग्रुप्स में बांटा गया। सबसे पहला प्राइमरी जननांग के अंतर्गत केवल एक ही मेन ऑर्गन आता है, उसका नाम है टेस्टिस। ये अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये आपको पूछा जा सकता है कि किसी एक प्राथमिक जननांग के नाम बताइए, तो इसका नाम है आपका वृषण, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिस। क्यों इसको प्राइमरी जननांग के अंतर्गत रखे गए हैं, क्यों इसको प्राथमिक जननांग के अंतर्गत रखे गए हैं? क्योंकि इसी टेस्टिस में होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, इसी टेस्टिस में होता है सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो मेल जेनाइटल ऑर्गन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन यही होता है, टेस्टिस, जिस वजह से इसको प्राइमरी जननांग कहा जाता है। क्लियर हो गया इस आप लोगों को? इसको आखिर प्राइमरी जननांग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका मुख्य काम होता है स्पर्म और सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करना। ठीक है। अब द्वितीयक जननांग के अंतर्गत ये जितने भी है, चाहे हम पेनिस की बात करें, चाहे यूरेथ्रा की बात करें, चाहे इपिडिडिमस की बात करें, वास डिफरेंस की बात करें, ब्लैडर की बात करें, सेमिनल वेसिकल की बात करें, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, ये जितने बाकी जो बचे ऑर्गन है ना, उसको द्वितीयक जननांग के अंतर्गत रखे गए हैं, सेकेंडरी जेनाइटल ऑर्गन के अंतर्गत रखे गए हैं। क्लियर हुआ आपको? वैसे इनका काम सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन और स्पर्म का फॉर्मेशन करना नहीं होता है। इनका कुछ अन्य कार्य होता है जो कि प्रजनन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो वो सब जितने भी कार्य आगे मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो ये है गाइस हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो एक एक का हम लोग चलिए अब आगे पूरे डिटेल में देखते जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया।
अब एक चीज और, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस यूनिट में ये तो बाद में है, इसको मैं पहले क्यों बता रही हूँ? क्यों बता रही हूँ पहले? क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, जिसमें हम लोग स्पर्म का फॉर्मेशन देखेंगे, आखिर इस टेस्टिस में स्पर्म कैसे बनता है ना, तो स्पर्म का फॉर्मेशन समझने से तभी आपको समझ में आएगा ना, जब आप लोग मेल जेनिटल ऑर्गन के बारे में अच्छे से डिटेल में जानोगे, तभी तो आप लोग स्पर्म का फॉर्मेशन समझ सकते हो, है ना। तो जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस है, oogenesis है, वो सब मैं आप लोगों को इसके बाद बताऊंगी। पहले जो भी इसकी एनाटॉमी है वो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, देन इसके जो भी फिजियोलॉजी वगैरह है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब चलिए एक एक करके हम लोग सारे ऑर्गन के बारे में डिटेल में स्टडी करें। अब चलिए गाइस, हम लोग सबसे फर्स्ट मेल जेनिटल ऑर्गन के बारे में देख लेते हैं, जिसका नाम है टेस्टिस एंड स्क्रोटम, जिसको हम लोग कहते हैं वृषण एवं वृषण कोष, है ना। तो ये आपको जैसे कि पता है, इसको हम लोग प्राइमरी जेनिटल ऑर्गन के अंतर्गत रखे गए हैं, क्योंकि जो टेस्टिस होता है उसका मुख्य काम होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना और सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेल जेनिटल ऑर्गन में, है ना। तो चलिए इसका पोजीशन देखते हैं सबसे पहले, आखिर ये कहां पर पाया जाता है। तो बिल्कुल पेनिस के आजू बाजू ये प्रेजेंट होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है, टेस्टिस 2 एक पेयर में पाए जाते हैं, हमेशा टेस्टिस की संख्या 2 होती है, और दोनों पैर के बीच में टेस्टिस प्रेजेंट होता है मेल्स में, ठीक है। अब अगर हम उसकी लेंथ की बात करें, जो टेस्टिस का साइज होता है ना वो 2.5 सेंटीमीटर होता है, और इसकी जो मोटाई होती है वो 1.24 सेंटीमीटर ये मोटा होता है, और 2.5 सेंटीमीटर ये क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग याद कर लेना। अगर आप लोग लिखोगे तो ये सब चीज को क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग इसकी शेप की बात करें तो ये बिल्कुल ओवल शेप का होता है, अंडाकार शेप का होता है टेस्टिस। क्लियर हुआ आपको? अब चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर क्यों पाया जाता है। देखो इतना वाला जो हिस्सा है ना, बॉडी के बाहर में आपको क्या दिखाई देता है, सबसे पहले तो पेनिस रहता है, और सेकंड नंबर में होता है ये हमारा टेस्टिस। तो दो चीज रहता है जो बॉडी के बाहर में पाया जाता है। चलो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से यूरिन वगैरह आउट करना होता है, तो यूरिन वगैरह आउट करना होता है, तो ये जो पेनिस है वो बाहर में पाया जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर टेस्टिस क्यों बाहर में पाया जाता है, इनका क्या काम होता है कि टेस्टिस बाहर में पाया जाता है। तो इसका मेन रीजन ये है गाइस, क्योंकि हमको पता है कि जो टेस्टिस होता है वहां पर स्पर्म बनता है ना, और स्पर्म को बनने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। अगर ये जो टेस्टिस है बॉडी के अंदर पाया जाएगा, क्योंकि देखो जितने ऑर्गन है वो सारे बॉडी के अंदर है, केवल 2 ही ऑर्गन बाहर है। अगर ये टेस्टिस भी इसके अंदर चला जाए, बॉडी के अंदर चला जाए, है ना, तो फिर क्या होगा, स्पर्म वहां पर ठीक से बन नहीं पाएगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, और बॉडी के टेम्परेचर के लायक स्पर्म जो है वो नहीं होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन हमेशा जो बॉडी के बाहर वाला जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। इस वजह से ये जो टेस्टिस होता है वो बॉडी के बाहर में पाया जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे वृषण तो टेस्टिस तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब ये आखिर स्क्रोटम क्या होता है, व्हाट इज स्क्रोटम, जिसको हम लोग कहते हैं वृषण कोष। तो ये जो टेस्टिस होता है ना वो एक कोष के द्वारा ढका होता है, एक झिल्ली, बड़ी सी झिल्ली, मोटी सी झिल्ली के द्वारा ढका होता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। मतलब उस झिल्ली के अंदर में 2 टेस्टिस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक, क्लियर हुआ आपको। तो ये तो हुआ गाइस हमारा एनाटॉमी हो गया इसका। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इसकी औतिकी संरचना, इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अगर किसी स्पर्म को अगर बीच से कट किया जाए तो उसका अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो वो किस प्रकार से दिखाई देता है, उसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो किस प्रकार से दिखाई देता है, थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो टेस्टिस होता है ना वो एक पतली सी झिल्ली के द्वारा कवर रहता है, उस झिल्ली को हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम। देखो, ऐसा बिल्कुल पतला सा झिल्ली होता है ना जिसके द्वारा ये जो टेस्टिस होता है वो कवर रहता है। इस झिल्ली को क्या कहा जाता है, पेरिटोनियम कहा जाता है। ध्यान रखना, सारे नेम आप लोग रफ कॉपी में लिखते जाओ, है ना, नोट्स में भी लिखी हूं मैं। अब पेरिटोनियम के जस्ट नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू का जाल बिछा रहता है, संयोजी ऊतकों का जाल बिछा रहता है, और वो जो संयोजी ऊतक का जो आवरण पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक, बस एक चीज याद रखना है आपको, जो टेस्टिस होता है वो पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा ढका रहता है। पेरिटोनियम झिल्ली के जस्ट नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे हम टेस्टिस के और अंदर जाते हैं तो हमको ना टेस्टिस के अंदर बहुत सारा ट्यूब दिखाई देता है जिसको हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये ट्यूबुल। देखो, कम से कम संख्या में ये 500 से 600 होते हैं, बहुत सारे ट्यूब होते हैं जिसको हम लोग शुक्र जनन नलिका कहते हैं। बिल्कुल ये नली होती है, और इसी नलिका के अंदर ही फॉर्मेशन होता है किसका, स्पर्म का। ठीक, इसी नलिका के अंदर बनता है स्पर्म,
और ये जो नलिका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल कहते हैं। इनकी संख्या 500 से 600 होती है। मतलब कितना सारा ट्यूब होता है और कितना सारा स्पर्म का फॉर्मेशन इस ट्यूब के अंदर में होता है। याद क्लियर हो आपको? अब आगे देखो, ये तो हो गई ट्यूबुल की बात। अब इस ट्यूब के बाहर भी तो पूरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूरा खाली खाली दिख रहा है आप लोगों को। इस खाली हिस्सा में क्या रहता है, कोशिका रहता है, सेल्स, बहुत सारे छोटे छोटे कोशिका पाई जाती है ना। और इन कोशिकाओं में ब्लड वेजल भी रहता है, नर्व रहता है, तंत्रिका तंत्र वगैरह रहता है। और इसी कोशिका में होता है किसका, सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है गाइस, जैसे कि जो मेल में देखना 12 से 16 साल की एज में जो मेल होते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं भाई? क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उनके शरीर में बनने लगता है। अब इनका मेन काम क्या होता है, जैसे कि जो मेल्स होते हैं उनका दाढ़ी मूछ आ जाना, हाइट एकदम से बढ़ने लगना, जो बॉडी है वो उसमें अच्छा सुडौल होना चालू हो जाना, और आवाज भारी हो जाना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना, मतलब गर्ल्स लोगों के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होना। तो ये सब उस हार्मोन के कारण ही होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो इसी हार्मोन के कारण ही द्वितीयक लैंगिक सेकेंडरी जो भी सिम्टम है वो पैदा होते हैं। ठीक, याद क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब ये तो हमारा हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया, और भी थोड़ा डिटेल में मैंने अपने नोट्स में लिख लिया है, तो वो आप लोग देख सकते हो। ठीक, अब जितने भी यहाँ पर ट्यूब्यूल है ना, जितने भी ट्यूब है वो अब एक साथ आकर के जुड़ने लगते हैं, ऐसा जुड़ करके जुड़ने लगते हैं। क्यों जुड़ने लगते हैं भाई? जुड़ेगा, जो ट्यूब है वो सब जुड़ेंगे तभी तो स्पर्म यहाँ से बाहर निकलेगा, तभी तो स्पर्म यहाँ से बाहर निकल के ये पेनिस तक आएगा, है ना। तो इस वजह से अब जितने भी स्पर्म बन रहे हैं ना, जितने भी ट्यूब है वो आपस में क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे जुड़ना चालू करते हैं। अब आगे का जो है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज में बताने वाली हूँ, है ना। तो ये इतना आप लोगों को समझ आया टेस्टिस के बारे में। अब चलिए गाइस हम लोग सेकंड नंबर का ऑर्गन देख लेते हैं, जिसका नाम है अधिवृषण, जिसको हम लोग कहते हैं एपिडिडिमस। तो आखिर ये एपिडिडिमस क्या होता है? तो देखो यहाँ पर जैसे कि आप अभी जस्ट टेस्टिस के बारे में देख चुके हो, टेस्टिस क्या होता है ना। अब यहाँ से मैंने पहले ही बताया, बहुत सारा ट्यूब मिल करके एक बड़ा सा ट्यूब बनाते हैं, एक मोटा सा ट्यूब बनाते हैं। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? एपिडिडिमस बोलते हैं। अगर हम लोग इसका लेंथ देखें तो बिल्कुल ये 6 मीटर लंबा होता है, 6 मीटर लंबा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें आप लोग को क्लियर दिखाई देगा। देखो यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है वो आपस में जुड़ करके इस तरीके से ट्यूब बना लिए हैं। और ये जो एपिडिडिमस है ना, बिल्कुल ऐसा इस तरीके से ये होता है, और इसका जो लेंथ होता है वो बिल्कुल 6 मीटर होता है। आखिर इसका काम क्या होता है? तो इसका मुख्य काम होता है स्पर्म को स्टोर करके रखना और उसका परिपक्वन करना, उनको आहार, उनको पोषण प्रदान करना। ठीक है, तो इनका परिपक्वन, चाहे उनका स्टोरेज, स्पर्म का जो भी स्टोरेज है, इनका जो परिपक्वन है वो इसी एपिडिडिमस के अंदर में होता है। क्लियर होगा इस आपको एपिडिडिमस? ठीक, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वास डिफरेंस, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिका। तो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ही एपिडिडिमस एंड होता है यहाँ से स्टार्ट होता है वास डिफरेंस। ये एक पतली सी नली होती है, इसकी संख्या 2 होता है। 2 क्यों होता है भाई? क्योंकि टेस्टिस भी तो 2 होते हैं ना। यहाँ पे आप लोग देखो, इसमें आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। ये हमारा क्या है? टेस्टिस है, और इसी टेस्टिस में ये वाला है आपका एपिडिडिमस, और एपिडिडिमस से हो करके एक पतली सी नलिका निकलती है, और ये जो नलिका है वो कहाँ पर जाके खत्म होती है? सेमिनल वेसिकल के पास जाकर के खत्म होती है। और इस ट्यूब में क्या होता है? स्पर्म होता है। जो भी स्पर्म है वो जो टेस्टिस में बन रहा है वो इसी ट्यूब के थ्रू कहां पर जाता है? सेमिनल वेसिकल में जाता है। ठीक, तो वास डिफरेंस का लेंथ कितना होता है? इसकी जो लंबाई होती है ना वो 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी संख्या 2 होती है, 2 टेस्टिस होता है, तो दोनों टेस्टिस के साइड से ये 2 वास डिफरेंस होता है। इनका मुख्य काम होता है स्पर्म को सेमिनल वेसिकल तक लेकर के जाना, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है? टेस्टिस में हो रहा है। अब जो भी स्पर्म बन रहा है उसको वास डिफरेंस ही सेमिनल वेसिकल के पास लेकर के जाता है, और ये बिल्कुल 3 सेंटीमीटर पतली सी नलिका होती है। क्लियर हो गया इस आपको? अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं सेमिनल वेसिकल, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्राशय। तो मनुष्य में एक जोड़ी पतली मांसल दीवारों के बने लगभग 4-4 सेंटीमीटर लंबी थैली के समान शुक्राशय प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर स्थित होते हैं। देखो यहाँ पर हमारा क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट ऊपर में होता है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राशय।
इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राशय। ठीक, तो सेमिनल वेसिकल, जैसे कि मैंने बताया कि जो वाज डिफरेंस होता है जो कि स्पर्म को लाने का कार्य करता है, वो स्पर्म को कहां पर लाके छोड़ देता है? इस सेमिनल वेसिकल शुक्राशय में ला करके छोड़ देता है। ठीक, अगर हम लोग इसकी लंबाई की बात करें तो ये भी 2 होता है, जैसे कि वाज डिफरेंस 2 होता है ना, वैसे ही सेमिनल, ये जो सेमिनल वेसिकल है उसकी संख्या भी 2 ही होता है ना। शरीर में 2 शुक्राशय प्रेजेंट होता है। इसका जो लेंथ होता है वो 4-4 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है। बिल्कुल मांसल दीवार होती है, इसकी दीवार मोटी होती है और बिल्कुल मांस से इसकी दीवार क्या होती है? बनी रहती है। यहाँ तक क्लियर हो गाइस। और इसका पोजीशन अगर देखोगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास ही ये क्या होता है? शुक्राशय स्थित होता है। अब देखो, इसकी जो आंतरिक दीवार होती है ना, वो चिपचिपा पदार्थ सिक्रेट करती है। तो जो वीर्य होता है वो चिपचिपा होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि शुक्राशय की जो दीवार होती है वो चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है, जो कि स्पर्म को एक आधार प्रदान करता है। जो तैरने वरने के लिए स्पर्म को जो है वो एक चिपचिपा रूप देता है, वो इसी शुक्राशय की दीवारों के कारण ही होता है। अब वो जो चिपचिपा द्रव होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? अमीनो एसिड होता है, उसमें शुगर होता है और विटामिन भी उसमें पाया जाता है। तो ये सब चीज जो है वो उस चिपचिपे द्रव में क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ पर जो भी स्पर्म प्रेजेंट होता है, अब यहाँ पर जो भी स्पर्म कलेक्ट हुआ रहता है, वो स्पर्म क्या हो जाता है? इस यही जो यूरेथ्रा है ना, यहाँ पर जो आप लोग यूरेथ्रा देख रहे हो, उसको ये क्या कर देते हैं? ये दे देते हैं। मतलब शुक्राशय से अब स्पर्म किधर आने लग गया? यूरेथ्रा की ओर आने लग गया, जो कि यूरेथ्रा कहाँ पर प्रेजेंट है? इस पेनिस में प्रेजेंट है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर यूरेथ्रा के बारे में ही नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। अब जैसे कि आप सभी को पता चल गया कि सेमिनल जो वेसिकल होता है वहां पर स्पर्म आकर के कलेक्ट हो गया और जो स्पर्म है वो चिपचिपा पदार्थ द्रव के साथ वो मिल चुका है ना। अब क्या होगा? जैसे ही ये जो स्पर्म है वो क्या करते हैं? इस यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस में क्या करते हैं? एंटर करते हैं। अब देखो, यूरेथ्रा का यहाँ पर 2 काम होता है। यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन भी आउट होता है, यूरेथ्रा के द्वारा स्पर्म भी आउट होता है। ठीक, तो जो यूरेथ्रा होते हैं उनके मेनली 2 काम होते हैं। पहला तो स्पर्म को भी आउट करने का काम करते हैं और जो यूरिन वगैरह रहता है उसको भी ये आउट करने का काम करते हैं। ठीक, अब चलिए इस एक और ऑर्गन के बारे में देख लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पेनिस। इसको हिंदी में सिस में भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं पेनिस किससे बना होता है? स्पंजी उत्तकों का बना होता है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो यही क्या कहलाता है? पेनिस कहलाता है। और ये स्पंजी उत्तकों का बना होता है, स्पंजी टिश्यू का बना होता है और इनमें यूरेथ्रा उपस्थित होता है। यहाँ पे देख रहे हो यूरेथ्रा, जहां से यूरिन भी आउट होता है और जहां से स्पर्म भी निकलता है। तो इसी यूरेथ्रा के अंदर में क्या, इसी पेनिस के अंदर में क्या उपस्थित होता है? यूरेथ्रा उपस्थित होता है। ठीक है, इस पेनिस, ये जो पेनिस होता है वो बाह्य ऑर्गन कहलाता है। मतलब जो जेनाइटल ऑर्गन है उसके बाहर में पाया जाता है। बाकी इधर जो भी बताई वो बॉडी के अंदर पाया जाता है और ये जो पेनिस है वो बॉडी के बाहर पाया जाता है। ठीक, पेनिस का जो ये वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं ग्लैंस पेनिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। जो सबसे ये वाला हिस्सा होता है ना, सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? ग्लैंस पेनिस कहलाता है। और ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है। इंटरकोर्स करने की इच्छा इसी ग्लैंस पेनिस के द्वारा पैदा होता है। और बहुत सारे नर्व एंडिंग यहाँ पर होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव होता है। ये जो पेनिस होता है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन, नर्व, इसका पूरा जाल बिछा होता है। ठीक है, तो जैसे ही इंटरकोर्स की इच्छा पैदा होता है तो क्या होता है? ब्रेन को एक संदेश पहुंचता है, ब्रेन को, क्योंकि इसका जो कनेक्शन होता है, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया बहुत सारे नर्व एंडिंग है, तो इनका कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है ना। तो ब्रेन में जैसे ही संदेश पहुंचता है वैसे ही जो ब्रेन होता है, यहाँ पर जो भी ब्लड वेसल है, जैसे कि बहुत सारे वेन, आर्टरी में बता चुकी हूँ, उसको वो क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, जिसके द्वारा शरीर का जो रक्त है वो इस पेनिस पे आकर के क्या हो जाता है? भर जाता है। जैसे जो ब्लड है वो इस पेनिस में आकर के कलेक्ट होते हैं, पेनिस का जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, पेनिस टाइट हो जाता है और काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। और जैसे ही इंटरकोर्स एंड होता है वापिस जो पेनिस होता है वो अपने एक्चुअल पोजीशन में आ जाता है। पहले इसका जो लेंथ होता है वो बिल्कुल 9 सेंटीमीटर समथिंग होता है, लेकिन इंटरकोर्स के टाइम ये 14 सेंटीमीटर तक इसका लेंथ जो है वो बढ़ सकता है। ठीक, तो इनका पेनिस का मुख्य कार्य क्या होता है? पेनिस का 2 मेन काम होता है। पहले तो ये यूरिन को भी आउट करता है और दूसरा स्पर्म भी बाहर इससे निकलता है और जो स्पर्म होता है उसको फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में पहुंचा दिया जाता है इंटरकोर्स के टाइम में। ठीक, तो ये पेनिस आप लोगों को क्लियर हुआ। अब चलिए आगे देखते हैं। लास्ट हमारा बचा हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड।
प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पर स्थित होता है? सेमिनल वेसिकल के जस्ट नीचे यहाँ पर देखो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और सेमिनल वेसिकल के नीचे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो पतले दूध के समान एक लिक्विड का सिक्रेशन करता है, मतलब मिल्क के समान वो जो लिक्विड होता है वो शो होता है, और वो जो द्रव होता है, वो जो लिक्विड होता है वो स्पर्म के साथ आकर के मिल जाते हैं। इसलिए जो भी वीर्य निकलता है ना, उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो मिल्क के समान होता है, हल्का चिपचिपा होता है। तो वो इसी के कारण होता है। चिपचिपा क्यों होता है? सेमिनल वेसिकल के कारण। मिल्क वाला से वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड में मिल्क के समान जो लिक्विड होता है वो टेस्ट जो स्पर्म होता है उसके साथ आकर के मिल जाता है। 15 से 30% भाग जो होता है वो इस वीर्य का, ये जो मिल्क वाला जो लिक्विड होता है वही बनाता है। ये क्या करते हैं? स्पर्म वगैरह को तैरने के लिए आधार प्रदान करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। और जो स्पर्म में और जो वीर्य में विशिष्ट गंध आता है वो इसी मिल्क के कारण आता है। ठीक, पूरा हम लोग समझ चुके हैं मेल जेनिटल ऑर्गन के बारे में। आई होप आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन हम लोग देख लेंगे किस तरीके से होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, स्पर्मेटोजेनेसिस एग्जाम में आते हैं। और अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो ये वाला डायग्राम आप अपने कॉपी में बना सकते हो, क्योंकि मैंने सिर्फ नोट्स बनाया हुआ है गाइस, मैंने डायग्राम नहीं बनाया हुआ है। तो डायग्राम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसका डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग नोट्स का भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा हाई करके आप लोग स्क्रीनशॉट लो, तो क्या है, नोट्स आप लोगों को क्लियरली दिखाई देंगे, है ना। और नोट्स आप लोग बनाते जाओ। बहुत सारे सिस्टम ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर चुके हैं, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चेक जरूर करें। तो आई होप गाइस आज का टॉपिक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप जो भी नोट्स बना रहे हो डायग्राम भी जरूर बनाते जाना। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर, और ये वीडियो हम लोग कंटिन्यू सारे लेक्चर कंप्लीट कराते जाएंगे। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।